हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद्यार्थी विज़न। आज मैं आपके लिए लाई हूँ NIOS क्लास 12 का चैप्टर 11 जिसका नाम है समकालीन कला एवं कलाकार। फ्रेंड्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आइए हम देख लेते हैं कि आखिर हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। समकालीन कला एवं कलाकार का क्या मतलब होता है। समकालीन कला वह कला है जो वर्तमान समय में, वर्तमान यानी कि प्रेजेंट टाइम में बनाई जा रही है और आधुनिक समाज, संस्कृति, तकनीक, राजनीतिक, सामाजिक मुद्दों से जो प्रभावित होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जाना कि समकालीन कला वह कला होती है जो वर्तमान समय में बनाई जा रही है और जो आधुनिक समाज में संस्कृति, तकनीक, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों से प्रभावित है। और यहाँ पर हम कलाकार के बारे में बात करते हैं तो कलाकार जो समकालीन कला हैं और हम उनके कलाकारों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पिछले अध्याय में हम कंपनी चित्र शैली के बारे में हमने पढ़ा था। प्रस्तुत पाठ में हम समकालीन कला एवं कलाकारों के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं अपने चैप्टर को। 20वीं सदी एवं उसके बाद की समकालीन भारतीय कला में बहुत वैविध्य है, यानी कि 20वीं सदी की और समकालीन कला में बहुत ही ज़्यादा विविधता है। इस समय में कला राज दरबारों एवं शाही परिवारों से निकलकर आम आदमी के जीवन में प्रवेश कर रही थी। फ्रेंड्स, इसमें बता रहा है कि जो 20वीं सदी थी और जो आज का टाइम है, यानी कि समकालीन जो टाइम है, उसमें बहुत ही ज़्यादा विविधता आ चुकी है। और जो पहले की पेंटिंग्स होती थी वो ज़्यादातर राजा महाराजाओं के द्वारा बनाई गई होती थी, उनकी पिक्चर्स होती थी। लेकिन जो आज का समकालीन चित्र है, समकालीन भारतीय कला है, उसमें हम आम आदमी के जीवन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे जो सीधे तौर पर भारत की प्राचीन संस्कृति से प्रेरित है। 20वीं सदी ईस्वी के आरंभ में कुछ भारतीय चित्रकारों ने नए विषयों पर चित्र बनाए जो प्राचीन भारतीय संस्कृति से भी काफ़ी प्रेरित थे। ऐसे ही वातावरण में त्रावणकोर राज्य से राजा रवि वर्मा जैसे महान चित्रकार का उदय हुआ। तो राजा रवि वर्मा जी कहाँ के थे? त्रावणकोर राज्य के थे। आज तक उनके बनाए चित्रों के प्रति लोगों का आकर्षण बना रहा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम राजा रवि वर्मा जी के महान जो चित्रकार थे उनके बारे में बात कर रहे हैं जो त्रावणकोर राज्य के थे। इसमें बताया गया है कि उनके द्वारा जो चित्र बनाए जाते थे उनमें लोगों का आकर्षण बहुत ही ज़्यादा होता था। उन्होंने पुराने महाकाव्यों जैसे रामायण, महाभारत पर आधारित चित्र बनाए, यानी कि रामायण और महाभारत आप जानते हैं कितनी फेमस बुक है ना। तो रामायण और महाभारत जैसे पुस्तकों पे इन्होंने चित्र बनाए थे। ये चित्र पाश्चात्य चित्रकला से भी प्रभावित थे। चित्रकला के प्रति उनकी लगन उन्हें यूरोप ले गई। उन्होंने तेल रंगों से चित्रकारी सीखी। फ्रेंड्स, अभी तक हमने जल रंगों के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पर हमारे लिए एक रोचक जानकारी है कि यहाँ पे हम तेल रंगों जैसे चित्रकारी के बारे में भी जानेंगे। जो राजा रवि वर्मा जी थे वो तेल रंगों से चित्रकारी करना उन्होंने सीखा था। आज भी उनके बनाए हुए देवी देवताओं के चित्र लोगों को मोहित करते हैं, यानी कि जो राजा रवि वर्मा जी थे वो देवी देवताओं के भी चित्र बनाते थे जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता था। कुछ साहसी चित्रकारों के आने से भारतीय चित्रकला के परिदृश्य का चेहरा ही बदल गया, यानी कि सिर्फ राजा रवि वर्मा जी ही नहीं बल्कि उनके साथ और भी बहुत सारे महान चित्रकार आए थे। ठीक है, इसमें पश्चिम बंगाल के अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस भी प्रमुख थे। उन्होंने अपनी निजी शैली विकसित कर बंगाल स्कूल की स्थापना की। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की? तो अवनींद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस ने मिलकर बंगाल स्कूल की स्थापना की थी। इसका अनुसरण कुछ अन्य चित्रकारों जैसे शारदा उकील, चुगदाई, असिल हालदार आदि ने किया था। ऐसे समय में जबकि बंगाल स्कूल देश में अन्य भागों में अपना प्रभाव फैला रहा था, यानी कि जो बंगाल स्कूल था वो बहुत तेज़ी से विकास कर रहा था, तभी हंगरी में, जर्मनी, फ्रांस में काला शिक्षा पाई भारतीय चित्रकारी अमृता शेरगिल ने काला जगत में कदम रखा। रविंद्रनाथ टैगोर अपनी निजी कला शैली का विकास कर रहे थे, यानी कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वह अपनी कला शैली का विकास और भी तेज़ी से कर रहे थे। जामिनी राय कालीघाट पर आधारित आधुनिक चित्रण शैली में चित्र बना रहे थे।
फ्रेंड्स, जामिनी राय भी एक बहुत ही ज़्यादा फेमस चित्रकार थे जो कालीघाट एक जगह है जहाँ पर उन्होंने आधुनिक चित्र शैली बनाई। इसके बाद 1943 ईस्वी में कोलकाता में भारतीय आधुनिक चित्रकारों के पहले समूह जिसे कलकत्ता ग्रुप कहा गया की स्थापना हुई, यानी कि कलकत्ता ग्रुप की भी स्थापना हुई। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1943 में, 1943 में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना हुई। कहाँ पर? कलकत्ता में ही की गई थी। और जो बहुत सारे चित्रकार थे, आधुनिक चित्रकारों ने मिलकर इस ग्रुप की स्थापना की थी। इस समूह के प्रमुख सदस्यों में मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता एवं चित्रकार पारितोष सेन, गोपाल घोष, निरोड़ मजूमदार, जैनुल आबिदीन थे। फ्रेंड्स, इन लोगों ने मिलकर ही कलकत्ता ग्रुप की स्थापना की थी। प्रगतिशील चित्रों के एक अन्य समूह ने भी इस समय में अपनी कला प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लेते हैं कि जो चित्रकार थे उनके मेन विषय क्या थे, वे किन पर चित्रकारी करना बेहद पसंद करते थे। तो ये थे भूदृश्य, प्रकृति यानी कि नेचर, छवि चित्र यानी कि लोगों की चित्र बनाना अथवा व्यक्ति चित्र, व्यक्तियों की चित्र बनाना आदि इन चित्रकारों के प्रिय विषय होते थे। यानी कि जो चित्रकार थे वो भूदृश्य, प्रकृति, छवि चित्र, व्यक्ति चित्र पर चित्र बनाना ज़्यादा पसंद करते थे। इन चित्रकारों ने आने वाले समय में भारतीय चित्रकला को नया अर्थ दिया। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट क्या होता है देख लेते हैं। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप में अनेक प्रसिद्ध चित्रकार थे। ये एक ग्रुप था, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट जो था वो एक ग्रुप था जिसमें बहुत सारे लोग थे। M.F. हुसैन जी थे, सैयद हैदर रज़ा, फ्रांसिस न्यूटनद सूजा जी थे, हरि अम्बा दास, कृष्णा जी, हावला जी, आरा आदि इसके कुछ मेन सदस्य थे। फ्रेंड्स, आपको इन लोगों के नाम याद करना होगा क्योंकि अगर क्वेश्चन में आ गया तो हमें इसको लिखना ही पड़ेगा। दैट्स जिन्होंने अपनी पहली सामूहिक प्रदर्शनी 1947 में आयोजित की। लक्ष्मण पाई, के.जी. लेंजर, कृष्ण खन्ना, सदानंद बाकरे, D.G. कुलकर्णी, A.A. अमेलकर, तैयब मेहता, केकू, गांधी एवं मनीष डे आदि ने इस समूह में बाद में प्रवेश किया। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें कुछ सदस्य तो पहले से ही जुड़े थे पर बाद में भी बहुत सारे सदस्य इसमें जुड़ गए थे। दक्षिण भारत के KC.S. पडिक्कर, A.V. श्रीनिवासुलु, D.P. राय चौधरी के शिष्यों ने स्वयं को स्थापित किया। आज अनेक भारतीय चित्रकार महान कलाकृतियों का सृजन कर रहे हैं, यानी कि बहुत सारे चित्रकार हैं अलग अलग कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं, भारत एवं विदेशों में प्रदर्शित कर रहे हैं। भारत में ही नहीं बल्कि अन्य फॉरेन जो कंट्रीज़ हैं उसमें भी हमारे चित्र बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। अधिकांश भारतीय चित्रों को विदेशी ग्राहक खरीद रहे हैं, यानी कि बहुत सारे लोग हैं जो चित्रों को पसंद करते हैं। आप देखते होंगे ना कि आपके आसपास में बहुत सारे लोग हैं जो पेंटिंग्स को बेहद पसंद करते हैं, तो वो लोग इसको बाय भी करते हैं, यानी कि वो लोग इनको खरीदते भी हैं। भारतीय कला का अनूठापन आज भी इसकी समृद्ध विरासत में निहित है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जो भी चीज़ें पसंद आती हैं हमारे भारत में उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारी पेंटिंग्स हैं जो समृद्ध विरासत में निहित हैं, यानी कि समृद्ध विरासत में हैं, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आपको ये भी पता होगा कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ से हमारे देश में कितने लोग दूर दूर से हमारी इंडिया की जो फेमस चीज़ें हैं उनको देखने के लिए भी आते हैं, विज़िट करते हैं लोग। कोई हमारे देश के बारे में लिखता है तो कोई पेंटिंग्स बनाता है। आइए हम अपने राजा रवि वर्मा जी के चित्र के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऊपर हमारा उद्देश्य है, हम इसको स्किप करेंगे। राजा रवि वर्मा जी, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। आज अनेक कलाकार अपनी कलाकृतियों का प्रदर्शन देश विदेश में कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, अधिकतर भारतीय चित्रकृतियों को विदेश में खरीदार मिले हैं, यानी कि बहुत सारे लोग पेंटिंग्स को खरीदते भी हैं। आज भी भारतीय चित्रकारी का वैशिष्ट्य इस बात में है कि वह समृद्ध भारतीय संस्कृति पर आधारित है, यानी कि फ्रेंड्स, हर देश की अपनी अपनी संस्कृति होती है, वैसे ही हमारे देश की अपनी एक संस्कृति है। ठीक है, बुनियादी सूचना हम देख लेते हैं, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 को दक्षिण भारतीय राज्य केरल के एक छोटे से नगर किलिमनूर के शाही महल में हुआ था। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जाना कि जो राजा रवि वर्मा जी थे उनका जन्म 29 अप्रैल 1848 को दक्षिण भारतीय राज्य में केरल के एक छोटे से नगर किलिमनूर
के शाही महल में हुआ था। 5 वर्ष की अल्पवायु में ही उन्होंने अपने घर की दीवारों को पशुओं और दैनिक जीवन के कार्यकलापों चित्रों से भर दिया। यानी कि बचपन से ही उन्हें चित्र बनाना बेहद पसंद था। जब वो 5 वर्ष के थे तभी उन्होंने थोड़ा बहुत चित्रकारी सीख लिया था। अपनी शिक्षा में इन आरंभिक वर्षों में ही इन्हें चित्रकारी में अनेक माध्यमों एवं तकनीकों को सीखने एवं उनके कार्य करने के अवसर मिले। यानी कि जब वे आरंभिक वर्षों में ही चित्रकारी में अनेक माध्यमों एवं तकनीकों को सीखने उनमें कार्य करने का उन्हें अवसर प्राप्त हुआ जब वे शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे। ठीक है। बाद के वर्षों में उन्हें अपना समय मैसूर, बड़ौदा एवं देश के अन्य भागों में बिताया। मैसूर एक जगह ही है, बड़ौदा एक जगह है। देश के अन्य भागों में इन्होंने अपना एक समय बिताया जहाँ पर उन्होंने बहुत सारी चित्रकारी सीखी थी, जिससे उन्हें अपनी कला प्रतिभा चमकाने और एक परिपूर्ण चित्रकार के रूप में प्रतिष्ठित होने में सहायता मिली। फ्रेंड्स, राजा रवि वर्मा जी एक देश में नहीं बल्कि बहुत सारे देशों में गए थे जहाँ पर उन्होंने अपने कला प्रतिभा का विकास किया था, जिनमें से छोटा सा जगह है मैसूर और बड़ौदा जहाँ पर उन्हें एक मौका मिला था। उनकी कला प्रतिभा को ब्रिटिश सम्राट अनेक भारतीय महाराजाओं ने पहचाना और सराहा था। यानी कि उनकी जो पेंटिंग्स थी वो बहुत पहले से ही फेमस थी। राजा रवि वर्मा अपनी सफलता का श्रेय अपने विधिवत प्रशिक्षण को देते थे, जो कि उन्हें पहले तंजावुर की पारंपरिक कला में और बाद में यूरोपीय कला में मिले थे। आइए आगे चलते हैं। रवि वर्मा तेल रंग की मोटी परत से उभर कर चमकदार आभूषण, जरी के काम के टेक्सचर एवं शरीर की त्वचा की मंद एवं कोमल छटाओं का सृजन करते थे। फ्रेंड्स, यहाँ पर इनकी चित्रकारी किन चीज़ों में फेमस हुई है वो बताया गया है। जैसे तेल रंग की मोटी परत होती थी, चमकदार आभूषण होते थे, जरी का काम होता था, टेक्सचर और शरीर की त्वचा की मंद एवं कोमल छटा भी होती थी। यही इनकी पेंटिंग के फेमस होने का कारण है। उन्होंने चित्रण हेतु संस्कृति, साहित्य से भावपूर्ण एवं हृदय को छू लेने वाली कहानियाँ और घटाएं बहुत ही बुद्धिमत्ता से चुनी है। यानी कि जो इनकी पेंटिंग हुआ करती थी ना, वो किस पे आधारित थी? कहानियों पे आधारित थी, संस्कृति पे आधारित थी, साहित्य पर आधारित थी। ठीक है। इन्हीं वजह से इनकी जो पेंटिंग्स हुआ करती थी वो बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद आती थी, दिल को छू जाने वाली पेंटिंग्स होती थी। आगे चलते हैं। उनके मिथ के पात्रों के चित्रण ने भारतीय जनमानस की कल्पना को छू लिया है। यानी कि लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया है। उनके बनाए चित्र आज भी भारत में लोकप्रिय हैं। ठीक है। वे अपने यथार्थ चित्रण एवं कोमल रंग छटाओं में प्रयोग हेतु जाने जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी पेंटिंग्स क्यों फेमस हुआ करती थी। इनकी पेंटिंग्स के कोमल रंग हुआ करते थे जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करते थे। और मेन बात है ना, इनकी जो पिक्चर्स होती थी ना वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर होती थी और लोगों को बहुत ईजिली से समझ में आ जाती थी। छवि चित्र आधारित संयोजनों को अतिरिक्त उन्होंने भारतीय मिथकों एवं किंवदंतियों पर आधारित चित्र जैसे नल, दमयंती, शांतनु और गंगा, राधा एवं माधव, अर्जुन और सुभद्रा ऐसे चित्रों को बनाया है। विश्वामित्र एवं मेनका, सीता स्वयंवर, युवा भारत एवं सिंह समूह, श्री कृष्ण जन्म, कीचक एवं सेरंत्री आदि को अपने कौशल से एक नया रूप प्रदान किया है इन्होंने। फ्रेंड्स, अगर आप इन पिक्चर्स को देखना चाहते हैं तो आप गूगल पे भी जाके इसको सर्च कर सकते हैं। आपको वहाँ पे ये सारी पेंटिंग्स दिख जाएगी। लेकिन हम इस चैप्टर में जो इनकी पेंटिंग है, हम केवल एक ही पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, वो है अर्जुन और सुभद्रा के बारे में। ठीक है। श्री कृष्ण जन्म, कीचक एवं सेंद्रिय, आप इन सबको अगर चाहें तो आप गूगल पे देख सकते हैं। उनके चित्रों ने विश्व में कला प्रेमियों का ध्यान भारतीय कला की ओर खींचा है। 2 अक्टूबर 1906 को राजा रवि वर्मा ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली। यानी कि 2 अक्टूबर 1906 में उनकी क्या हुई थी? उनकी डेथ हो गई थी। 2 अक्टूबर 1906 में राजा रवि वर्मा की डेथ हो गई थी। ठीक है। आइए इनके बारे में थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। राजा रवि वर्मा का जन्म कब हुआ था? 29 अप्रैल 1848 को हुआ था। कहाँ पे? केरल, किलिमनूर शाही महल में हुआ था। 5 वर्ष की आयु में ही उन्होंने चित्र बनाना सीख लिया था। पढ़ाई के साथ उन्हें चित्रकारी को करने में बहुत सारे अवसर भी मिले थे।
उन्होंने अपना कुछ समय मैसूर, बड़ौदा और देश के अन्य जगहों पर भी बिताया था, जहां वे अपने टैलेंट, प्रतिभा से और भी फेमस हुए थे। राजा महाराजाओं तथा ब्रिटिश सम्राट के द्वारा भी इनकी कला प्रतिभा को पहचाना गया था। मैंने ये सब पढ़ा दिया है, ये सिर्फ एक क्विक रिवीजन है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, राजा रवि वर्मा के चित्र आज भी भारत में लोकप्रिय हैं, ये भी हमने पढ़ा था। रवि वर्मा ने तेल रंग की मोटी परत को उभार कर तथा चमकदार आभूषण, शरीर की त्वचा का कोमल चित्रण भी किया है। जरी के काम का टेक्सचर भी किया है। उन्होंने साहित्य, संस्कृति से हार्ट टचिंग स्टोरीज को पिक्चर में क्रिएट भी किया है। यह इनकी फेमस होने का मुख्य कारण है। वे अपनी कोमल चित्रण और रंगों के बेहतरीन प्रयोग के लिए भी जाने जाते हैं। उनकी डेथ 2 अक्टूबर 1906 को हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये है वो पिक्चर जो राजा रवि वर्मा जी ने बनाया है। इस पेंटिंग का नाम है सुभद्रा हरण। ठीक है, आप इसको अच्छे से देख लें, फिर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। इसके शीर्षक देख लेते हैं। शीर्षक है सुभद्रा हरण, चित्रकार राजा रवि वर्मा जी। काल कौन सा है? 1890 ईस्वी। इसका माध्यम क्या है? कैनवास पर तेल रंग। ठीक है, माप है 330 × 59 है। संग्रह कहाँ पर है ये? महाराजा फतेह सिंह संग्रहालय, वडोदरा, गुजरात में। ठीक है, इसको याद करना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं भी शायद MCQs में आ जाए, आपके लिए हेल्पफुल होगा, इसलिए अच्छे से इसको याद कर लेना। सामान्य विवरण देख लेते हैं। सुभद्रा हरण नामक इस चित्र में अर्जुन सन्यासी के वेश में सुभद्रा के साथ में खड़े हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ना कि किस तरह से पिक्चर है। सुभद्रा नामक इस चित्र में अर्जुन सन्यासी के वेश में सुभद्रा के साथ खड़े हैं। यह चित्र महाभारत से लिए गए कथानक पर आधारित है, यानी कि ये जो चित्र है सुभद्रा हरण, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है महाभारत से लिया गया है, कथानक पर आधारित है। सुभद्रा वसुदेव और रोहिणी की इकलौती पुत्र हैं, यानी कि जो वसुदेव हैं, रोहिणी हैं, उनकी इकलौती पुत्र कौन है? सुभद्रा हैं। ठीक है, सन्यासी वेश में अर्जुन सुभद्रा को गले लगाना चाह रहा है और सुभद्रा लोकलाज के कारण इससे बचने की कोशिश कर रही हैं। चित्र में राजा रवि वर्मा ने तेल रंग की मोटी परत की सहायता से चमकदार एवं उभरे हुए आभूषण, जरी के काम का टेक्सचर, त्वचा के रंग की मंद छटाएं चित्रित की हैं। उन्होंने बड़ी होशियारी से इस क्षण को चतुराई से चित्रित करते हुए एक और जंगल और दूसरी ओर सन्यासी के आसन को पृष्ठभूमि में दर्शाया गया है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से ये येलो कलर में दिखाए गए हैं। इनके पूरे बॉडी को कलर किया गया है, तो इसको तेल रंग बोला गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जंगल का पीछे बैकग्राउंड में जो है वो जंगल का दृश्य दिख रहा है और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई सन्यासी व्यक्ति बैठता होगा। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं। सन्यासी का आसन 2 पश्चिम से सुसज्जित है, एक बैठने हेतु एवं दूसरा छाया देने के लिए। संपूर्ण चित्र में एक ऐसी समरसता है जिसने इसे एक सामान्य चित्र संयोजन से यादगार कलाकृति बना दिया है। फ्रेंड्स, ये थी राजा रवि वर्मा जी की चित्र जिसका नाम है सुभद्रा हरण। आइए इसके बारे में थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं ताकि आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ जाए। अर्जुन सुभद्रा के साथ खड़े हैं, महाभारत से लिया गया कथानक पर आधारित है। ये वसुदेव प्लस रोहिणी, इन दोनों की इकलौती पुत्री है कौन? सुभद्रा। राजा रवि वर्मा ने तेल रंग की मोटी परत की सहायता से चमकदार एवं उभरे हुए आभूषण दिखाया है। जरी के काम का टेक्सचर तथा त्वचा के रंग, मंद छटाएं भी चित्रित किया गया है। इसका बैकग्राउंड में एक और जंगल, दूसरी और सन्यासी के आसन को दिखाया गया है जिसमें एक बैठने के लिए तो दूसरा छाया देने के लिए काम आता है। फ्रेंड्स, ये थे सुभद्रा हरण पेंटिंग। आइए हम पाठगत प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसका क्वेश्चन 1 है, राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रेंड्स, ये तो आप इजीली बता सकते हैं क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था। किलिमनूर केरल राज्य का एक छोटा सा नगर है, वहीं पर राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ था। सेकंड है, राजा रवि वर्मा अपनी सफलता का श्रेय किसे देते हैं? तो वे अपनी सफलता का श्रेय अपने विधिवत प्रशिक्षण, पहले तंजावर की पारंपरिक चित्रकला, बाद में यूरोपियन कला को देते हैं। थर्ड है, सुभद्रा हरण किस महाकाव्य पर आधारित है? सुभद्रा हरण महाभारत
के कथानक पर आधारित है। क्वेश्चन 4 है, सुभद्रा हरण में अर्जुन को किस वेश में दर्शाया गया है? तो सन्यासी वेश में दर्शाया गया है। ठीक है, अब हम सेकंड पेंटिंग को अपने पढ़ेंगे, अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो बनाया गया है। ठीक है, समकालीन कलाकार अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में हम पढ़ेंगे, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। बंगाल की समकालीन भारतीय चित्रकला में अवनींद्रनाथ का योगदान अति महत्वपूर्ण है। इनका जन्म कब हुआ था? 7 अगस्त 1871 में इनका जन्म हुआ था। आप इसको याद कर लेना। कोलकाता के जोडास्को स्थित टैगोर के पारिवारिक घर में हुआ था, यानी कि पारिवारिक कौन सा था? टैगोर के घर में हुआ था। कोलकाता के जोडास्को, कोलकाता में एक जगह है जोडास्को, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था टैगोर के पारिवारिक घर में। ठीक है, उनका लालन पालन एक सृजनशील परिवार के विचारशील वातावरण में हुआ था, यानी कि जो टैगोर की फैमिली थी वो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड और हाई थिंकिंग के लोग थे। उनकी शिक्षा कलकत्ता के संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी, परंतु उन्होंने चित्रकला की शिक्षा ब्रिटिश एवं इटालियन शिक्षकों से निजी तौर पर लिया था, यानी कि प्राइवेट तौर पे ब्रिटिश एवं इटालियन से चित्रकला की शिक्षा ली थी। E.B. हैवेल ने उन्हें यूरोपीय प्रभाव से निकालने में सहायता की और उनका ध्यान मुगल एवं राजपूत शैलियों की ओर खींचा था। यानी कि जाहिर सी बात है, अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ से कुछ भी एजुकेशन लेते हैं तो वो फॉरेन कंट्रीज़ की होगी ना। तो E.B. हैवेल एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अवनींद्रनाथ जी को हमारे भारतीय संस्कृति से जोड़ने में मदद की थी, मुगल एवं राजपूत शैलियों की ओर खींचा, ये सब कुछ इसमें बताया गया है। उनके द्वारा बाद में बनाए गए चित्रों में यह प्रभाव परिलक्षित होते हैं। अवनींद्रनाथ की चित्रों की प्रदर्शनी 1913 में लंदन और पेरिस में आयोजित की गई, यानी कि इनकी चित्रों की जो प्रदर्शनी थी वो 1913 में कहाँ पे? लंदन और पेरिस में आयोजित की गई। इनके बाद 1919 में जापान में भी एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल पर भी इनके पेंटिंग्स को दिखाया गया होगा। उनके बनाए गए 500 से अधिक चित्र जोडास्को, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, कोलकाता की रविंद्र भारती सोसाइटी के संग्रह में है। फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको भी हमें ध्यान रखना है कि जो रविंद्र भारतीय सोसाइटी है ना, रविंद्र भारती सोसाइटी में 500 से अधिक चित्र अवनींद्रनाथ जी के इसमें संग्रह में हैं। ठीक है, उनकी बनाई कलाकृतियों को राष्ट्रीय कला का धरोहर घोषित किया है। भारतीय कला को समृद्ध करने अवनींद्रनाथ की आंतरिक इच्छा को स्वामी विवेकानंद के साथ जापान से भारत आए जापानी चित्रकार एवं कला विवेचक ओकाकुरा ने भी प्रेरित किया। फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया गया है कि जो अवनींद्रनाथ जी थे उनका एक ड्रीम था कि वह भारतीय कला को समृद्ध करें, यानी कि उनका विकास करें। तो ये करने में इनकी मदद स्वामी विवेकानंद के साथ जो ओकाकुरा जापान से आए थे, उन्होंने इनकी मदद की थी। ओकाकुरा का विश्वास था कि किसी राष्ट्र की आत्मा उसकी कला में व्यक्त होती है, यानी कि ये ओकाकुरा का मानना है कि किसी राष्ट्र की आत्मा उसकी कला में निहित होती है। उनकी नज़र में यही बात पूरे एशिया महाद्वीप को एक सूत्र में बांधती है। बाद में अवनींद्रनाथ ने 2 अन्य जापानी कलाकारों योकोमा और हिशिदा के मार्गदर्शन में जापानी कला का अध्ययन किया, यानी कि अवनींद्रनाथ जी ने न केवल भारतीय कला को ही समृद्ध बनाने में मदद की बल्कि जापानी कला को भी उन्होंने बहुत सीखा था। उसमें योकोयामा और हिशिदा ने उनकी मदद की थी और उनके बने चित्रों में दिवाली एवं द सिद्धार्थ ऑफ द अपर एयर में जापानी प्रभाव साफ दिखाई देता है। यानी कि इसमें बताया गया है कि वह जापानी चित्रकला से कितने प्रभावित हैं, उनकी एक द सिद्धार्थ ऑफ द अपर एयर से हमें पता चलता है। कोलकाता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में अवनींद्र कार्यकाल के दौरान कई बदलाव आए। उन्होंने विद्यालय की दीवारों पर यूरोपीय चित्रों को हटवाकर उनके स्थान पर मुगल एवं राजपूत शैली के चित्र लगवाए थे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें बताया गया है कि गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के नाम का
स्कूल हुआ करता था जहाँ पर यूरोपीय चित्र लगे हुए थे, तो उन्हें हटा के अवनींद्रनाथ जी ने मुग़ल एवं राजपूत शैली के चित्र लगवाए थे। उन्होंने एक नया ललित कला संकाय आरंभ कराया और वहाँ भारत भर के अनेक प्रसिद्ध कलाकारों को आमंत्रित किया था। ललित कला संकाय का आरंभ किया जहाँ पर अनेक भारतीयों को प्रसिद्ध कलाकारों को आमंत्रित किया था। इस प्रकार उन्होंने अपने विद्यार्थी को विभिन्न कलाकारों से मिलने का अवसर प्रदान किया। यानी कि कोई कैंप लगाया होगा जिसमें बहुत सारे कलाकार आए होंगे, तो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स से भी मिलाया था। उन्होंने सभी विद्यार्थियों के लिए स्टेंसिल कटिंग एवं ओरिगामी जैसे विषय पढ़ना अनिवार्य कर दिया था। 1907 में उन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की। अरविंद्रनाथ जी ने 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की तथा एक विशिष्ट चित्रण शैली का विकास किया जो बंगाल स्कूल के नाम से जानी जाती थी। इस स्कूल ने बंगाल के पुनर्जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। यानी कि जो बंगाल स्कूल था, उन्होंने पुनर्जागरण आंदोलन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके मार्गदर्शन में चित्रकारों की एक नई पीढ़ी तैयार हुई जिसमें नंदलाल बोस, असित हलदार, S.N. गुप्ता एवं अन्य शामिल थे। उनके बनाए कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं जैसे जर्नीज एंड भारत माता एवं द पोसिंग ऑफ शाहजहां आदि। अवनींद्रनाथ टैगोर भारतीय आधुनिक कला के पितामह कहे जाते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय आधुनिक कला के पितामह किसे माना जाता है। तो आधुनिक कला का पितामह किसे कहा जाता है, तो अवनींद्रनाथ जी को कहा जाता है। उनका स्वर्गवास यानी कि उनकी डेथ कब हुई थी, 1951 में उनकी डेथ हो गई थी। फ्रेंड्स, ये थे हमारे अवनींद्रनाथ जी के बारे में थोड़ा सा। आइए इनके बारे में क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, अवनींद्रनाथ का जन्म 7 अगस्त 1871 कोलकाता के जोड़ासको स्थित टैगोर के घर में हुआ था। 7 अगस्त 1871 को कोलकाता के जोड़ासको स्थित टैगोर के घर में हुआ था। लालन पालन बहुत ही अच्छे परिवार में हुआ था, टैगोर परिवार में। शिक्षा इनकी कलकत्ता संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। आइए आगे देखते हैं। चित्रकला की शिक्षा ब्रिटिश इटालियन शिक्षकों से प्राइवेट में इन्होंने ली थी। 1913 में लंदन प्लस पेरिस चित्रों की प्रदर्शनी आयोजित की थी। 1919 में जापान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी आयोजित किया गया था। अवनींद्रनाथ द्वारा बनाए गए 500 से ज़्यादा चित्र जोड़ासको यानी कि कोलकाता की रविंद्र भारती सोसाइटी के संग्रह में स्थित है। इनकी बनाई कलाकृतियों को राष्ट्रीय कला धरोहर घोषित किया गया। भारतीय कला को समृद्ध बनाना अवनींद्रनाथ जी का सपना था। इनके इच्छा को पूरा करने में स्वामी विवेकानंद और जापानी चित्रकार ओकाकुरा ने इनकी मदद की और इन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रेरित भी किया था। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने अवनींद्रनाथ जी के बारे में पढ़ा है। अब हम आइए इनकी पिक्चर को देख लेते हैं। इनकी पिक्चर का नाम है जर्नीज एंड। अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं इसके शीर्षक। इसका शीर्षक है जर्नीज एंड यानी कि इसका नाम है। माध्यम कौन सा है, जल रंग वॉश तकनीक। चित्रकार कौन है, अवनींद्रनाथ टैगोर जी हैं। काल कौन सा है, 1913 ईस्वी है। संग्रह कौन सा है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में इसे संग्रह करके रखा गया है। माप इसका 21x15 सेंटीमीटर का है। आइए इस चित्र के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसका सामान्य विवरण है। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारतीय टेम्परा तकनीक और जापानी जल रंग पद्धति को मिलाकर एक नई तकनीक को जन्म दिया जिसे वाश तकनीक कहा जाता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन बन रहा है कि वाश तकनीक किसे कहा जाता है। तो भारतीय टेम्परा तकनीक और जापानी जल रंग पद्धति को मिलाकर एक नई तकनीक का जन्म हुआ था, उसे ही वाश तकनीक कहा जाता है। जिसको ठीक है, उन्होंने एक रहस्यमयी चित्रण शैली भी विकसित की जिसमें मंद प्रकाश वाली पृष्ठभूमि में लंबोदरी एवं लयात्मक आकृति चित्रित की जाती है। लंबोदरी यानी कि लंबाई, लयात्मक यानी कि जो गा सकते हैं, ठीक है, आकृति चित्रित की जाती है। प्रस्तुत चित्र में अवनींद्रनाथ टैगोर ने एक मरते हुए ऊँट की जीवन यात्रा के अंत को दर्शाने हेतु रूपक के तौर पर चित्रित किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऊँट है जो मरता हुआ प्रतीत हो रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये गिर रहा है नीचे। ठीक है,
एक मरते हुए ऊंट की जीवन यात्रा के अंत को दर्शाने हेतु चित्रित किया है। संभवतः यहाँ जीवन की तुलना एक आदमी की यात्रा से की गई है। दृश्य है यहाँ पे संध्या काल की हल्की धूप में यह नहाया हुआ है। ऊँट की गिरती हुई आकृति गहन अवसाद में है, जिसके द्वारा कलाकार जीवन के क्रूर अंतिम क्षणों की वास्तविकता को दर्शाना चाहता है। ऊँट के अगला पैर उसकी जमीन को छूती गर्दन उसकी अभिव्यंजनात्मक मुद्रा को और अधिक प्रभावी बना रही है। यानी कि किस तरह से वह गिरता हुआ प्रतीत हो रहा है, उसकी कष्टदायक जो फीलिंग्स है वो केवल शायद वही समझ सकता है। और इसके कंपैरिजन एक आदमी की यात्रा से की गई है। चित्रकार ने लाल, पीली, धूसर रंग छटाओं का भी प्रयोग किया है, बहुत ही संवेदनशीलता से चित्रित किया है। इस चित्र में मुगल एवं राजपूत प्रभाव स्पष्ट है। फ्रेंड्स, ये थी हमारी पिक्चर जर्नीज एंड, जिसके बारे में हमने पढ़ा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारतीय टेम्परा तकनीक और जापानी जल रंग तकनीक पद्धति को मिलाया, जिसे वाश तकनीक कहा जाता है। इस चित्र में अवनींद्रनाथ टैगोर ने एक मरते हुए ऊँट की जीवन यात्रा के अंत को दिखाया है। आइए इसके पाठगत प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। इसका क्वेश्चन 1 है, अवनींद्रनाथ टैगोर के जन्म स्थान का नाम क्या है? तो इनके जन्म स्थान का नाम जोरांस्को कोलकाता है। ठीक है। सेकंड पे चलते हैं, सुभद्रा हरण चित्र का माध्यम क्या है? तो सुभद्रा हरण चित्र का माध्यम है जल रंग। फ्रेंड्स, अब अपनी हम थर्ड कलाकार के बारे में पढ़ेंगे, जिनका नाम है जामिनी राय। समकालीन कलाकारों में से एक है जामिनी राय। बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जामिनी राय 20वीं सदी के महान चित्रकारों में से एक थे। जन्म 1887 में बंगाल के बांकुरा जिले में बेलातोर गांव के एक मध्य वर्ग परिवार में हुआ था। यानी कि बेलातोर, बंगाल के जो बांकुरा जिला है उसमें बेलातोर गांव के एक मिडिल क्लास फैमिली में इनका जन्म हुआ था। 16 वर्ष की आयु में उन्हें कोलकाता में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स में पढ़ने के लिए भेजा गया था। उनके स्कूल का नाम क्या था? गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स में इन्हें पढ़ने के लिए भेजा गया था। उन्हें शीघ्र ही ये एहसास हो गया था कि उन्हें अपनी संस्कृति से ही प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने अपने जीवन ग्रामीण लोक एवं आदिवासी कला की ओर रुचि दिखाई थी। वे सबसे ज़्यादा बांकुरा के मिट्टी के खिलौने एवं कालीघाट पाल चित्रों से प्रभावित हुए थे। यानी कि बांकुरा की जो मिट्टी थे, वहाँ के खिलौने कालीघाट से ही बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। मिट्टी के रंग तैयार किए थे उन्होंने इमली की गोंद में या अंडे की सफ़ेदी में मिलाकर प्रयोग किया था। यानी कि ये जिन रंगों का प्रयोग करते थे वो इमली के गोंद या अंडे की सफ़ेदी में मिलाकर इनका प्रयोग करते थे। जामिनी राय ने पारंपरिक टेम्परा तकनीक का प्रयोग किया। कैनवास तैयार करने हेतु वह गाय के गोबर का प्रयोग करते थे। यानी जिन कैनवास का ये प्रयोग करते थे वह गाय के गोबर से बनाया जाता था। उनका बुनियादी लक्ष्य पुरानी पीढ़ी के लोगों के जीवन में निहित सादगी रेखांकन करना था। यानी कि जो पुरानी पीढ़ी लोग थी, जो पुराने चीज़ों से कुछ नया करना चाहते थे, यानी कि ये लाइफ में कुछ चेंजमेंट लाना चाहते थे। भारतीय कला को अपनी निजी पहचान देने के लिए समाज के अधिकतम लोगों तक कला को पहुंचाने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया। जामिनी राय के बनाए चित्र है संथाल, ढोल वादक, लोहार, कृष्ण बलराम, स्त्री चित्र जैसे राधा, गोपिया, पुजारिन, बिल्ली, बाघ पर सवार रानी, माँ और बच्चा अत्यंत लोकप्रिय हुए। तो ये सब था जामिनी राय के बारे में। आपने देखा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में प्रदर्शित किए गए थे। ये निजी एवं सार्वजनिक संग्रहों में संग्रहित थे। इनके चित्र विश्व के अनेक निजी एवं सार्वजनिक संग्रहों में संग्रहित है। लंदन का विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम इनमें से प्रमुख है। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश भाग कोलकाता में कार्य करते हुए व्यतीत किया। 1934 में उन्हें अखिल भारतीय प्रदर्शनी में वायसराय गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। यानी कि जामिनी राय एक ऐसे व्यक्ति थे जो गोल्ड मेडल से सम्मानित किए गए थे। कब? 1934 में। 1954 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। 85 वर्ष की आयु में उनका निधन 1972 में कोलकाता में ही हो गया था। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने उनके जन्म के बारे में देखा, उन्होंने कौन कौन सी पेंटिंग्स बनाई, और टेम्परा एक नई तकनीक थी जिसका उन्होंने आविष्कार किया था। 1934 में उन्हें गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था और पद्म भूषण से भी उन्हें 1954 में सम्मानित किया गया था। 1972 में इनकी डेथ हो गई थी। आइए इनके बारे में थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं। 20वीं सदी के महान ये चित्रकार थे। जन्म 1887 बंगाल बांकुरा जिला में बेलातोर गांव के एक मिडिल क्लास फैमिली में इनका हुआ था।
16 साल की आयु में कोलकाता गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स में पढ़ने के लिए इन्हें भेजा गया था। ठीक है, फिर आता है ग्रामीण और आदिवासी कला में इनकी रुचि थी, यानी कि इन्होंने इन्हीं पर चित्र बनाए थे। वे सबसे ज़्यादा बांकुरा की मिट्टी के खिलौने एवं कालीघाट पाल चित्रों से प्रभावित थे। रंग तैयार किए थे उन्होंने इमली की गोंद में या अंडे की सफ़ेदी में मिलाकर प्रयोग किया था। टेम्परा तकनीक का प्रयोग किया। कैनवास के लिए गाय के गोबर का प्रयोग किया था। अब आइए इनके चित्रों के बारे में पढ़ लेते हैं। शीर्षक है मदर एंड चाइल्ड, माध्यम क्या है कैनवास पर टेम्परा, चित्रकार जामिनी राय है, काल है 1940 ईस्वी, संग्रह कौन सा है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली, यानी कि इनके चित्र को नई दिल्ली में संग्रह करके रखा गया है। माप है 46.5 इंटू 116.5 सेंटीमीटर इसकी माप है। ठीक है, ये है इनकी पिक्चर्स जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसका नाम देख लेते हैं मदर एंड चाइल्ड। मदर एंड चाइल्ड, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। सामान्य विवरण देख लेते हैं इसका। जामिनी राय ने अपनी निजी चित्रण शैली की विकसित की जो बंगाल की लोक कला पर आधारित थी, यानी कि ये चित्र किस पे आधारित थी, बंगाल की लोक कला पर आधारित थी। आप इसको ध्यान में रखेंगे। मिट्टी के रंग स्वयं ही इन्होंने तैयार किए थे। स्लेटी रंग के लिए वह नदी की गाद, लाल रंग के लिए सिंदूर तथा सफ़ेद रंग के लिए चूने का प्रयोग किया था। आपको ये बातें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखनी है कि स्लेटी रंग के लिए उन्होंने नदी की गाद का यूज़ किया था, लाल रंग के लिए सिंदूर, सफ़ेद रंग के लिए चूने का प्रयोग किया था, काला रंग के लिए उन्होंने काजल का प्रयोग किया था। ठीक है, उनके चित्रों में रेखाओं का कम से कम प्रयोग है, यानी कि रेखाएं हैं वो उनका कम से कम प्रयोग किया गया है। रेखांकन में अति सादगी और संयोजन ठोस है। उनके चित्रों में ग्राफिक क्वालिटी है और वे बहुत दिलचस्प होती हैं। उनमें आधुनिकता तथा परंपरा का एक लुभावना संयोजन है। गहरी मोटी ब्रह्म रेखाएं होती हैं इनके चित्रों में। मछली के आकार की बड़ी बड़ी आँखें, छोटा मुंह, नाक उनके चित्रों की अनूठी विशेषताएं हैं। यह चित्र कैनवास पर टेम्परा तकनीक से बनाया गया है। उसमें माँ की सुडौल आकृति है। वह बाएं हाथों में बच्चे को थामे चित्र के मध्य बनाई गई है। दाएं हाथ में अलता का लाल रंग लगा है। एक पैर तल पर रखा है। बच्चे के हाथ, पैर एवं माथे पर सफ़ेद धारियों से सजाया गया है। फ्रेंड्स, ये थी जामिनी राय के चित्रों के बारे में। आइए इसका क्विक रिवीजन करते हैं। बंगाल की लोक कला पर आधारित चित्र शैली है। वे मिट्टी के रंग खुद तैयार करते थे, यानी कि जामिनी राय जी थे वह अपने चित्रों को बनाने के लिए स्वयं ही रंग तैयार किया करते थे। स्लेटी रंग नदी के गाद से, लाल रंग सिंदूर से तथा सफ़ेद रंग चूने का प्रयोग करके बनाया जाता था। काला रंग को बनाने के लिए काजल का प्रयोग किया जाता था। रेखाओं का चित्रों में कम से कम प्रयोग किया गया है। संयोजन बहुत ठोस दिखाया गया है। आकृति संतुलित है। दाएं हाथ में लाल रंग है। एक पैर तल पर है तो बच्चे के हाथ, पैर एवं माथे पर सफ़ेद धारियों से सजावट की गई है। फ्रेंड्स, आपने देखा किस तरह से इसमें गहरी मोटी बाहरी रेखाएं हैं और मछली की जैसी आंखें हैं। तो इन पिक्चर्स के बारे में हम लर्न कर रहे थे। ये पिक्चर्स हमारी कंप्लीट हो गई है जिसका नाम था मदर एंड चाइल्ड। आइए इसके पाठगत प्रश्न को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है जामिनी राय के जन्म स्थान का नाम क्या है। बंगाल के बांकुरा जिले में बेलातोर गांव में इनका जन्म हुआ था। सेकंड है जामिनी राय ने टेम्परा पारंपरिक तकनीक का प्रयोग किया था। थर्ड है जामिनी राय की चित्रकारी का माध्यम क्या था, तो जल रंग था। ये सब आप याद रखेंगे। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट पेंटिंग की तरफ। अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल की हम पेंटिंग पढ़ेंगे। इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। भारत की प्रसिद्ध चित्रकार अमृता शेरगिल का जन्म 30 जनवरी 1913 को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था। आप जानते होंगे कि हंगरी की राजधानी क्या है, बुडापेस्ट है। तो वहीं पे अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था। कब हुआ था, 30 जनवरी 1913 को इनका जन्म हुआ था। उनकी मां हंगरी की एक मशहूर गायिका थी। अमृता शेरगिल की आत्मकथा के सामने आने के बाद ज्ञात हुआ कि उनका बचपन हंगरी के एक गाँव में बीता है। 1921 में उनका परिवार हंगरी छोड़कर हिमाचल के एक सुंदर पर्वत शहर शिमला में आ बसा था। यानी कि पहले तो वो हंगरी में रहते थे, उसके बाद वो कहाँ पर, इंडिया में हिमाचल के एक पर्वत शहर में आ गए थे, शिमला में बस गए थे। शिमला में निवास के दौरान अमृता शेरगिल की रुचि चित्रकला की ओर जागृत हो गई थी। उन्होंने यहाँ शिमला में रह रहे एक इटालियन मूर्तिकार से चित्रकला की शिक्षा लेना आरंभ
कर दिया। यानी कि जब वो शिमला में रह रहे थे तब वहाँ पे कोई इटालियन मूर्तिकार से उनकी मुलाकात हुई होगी, तो उन्होंने उनसे ही चित्रकला की शिक्षा ली थी। इस दौरान में उन्हें अनेक इटालियन चित्रकारों द्वारा बनाए चित्र देखने को मिले। इसके उपरांत उन्होंने पेरिस में चित्रकला की शिक्षा लुसिए सिमोन के मार्गदर्शन में प्राप्त किया। लुसिए सिमोन से उन्होंने पेरिस में चित्रकला की शिक्षा ली। उस समय उन पर यूरोप के चित्रकारों जैसे पॉल सेजोन एवं पैल गॉगिन का गहरा प्रभाव पड़ा था। पश्चिम चित्रण शैली का जबरदस्त प्रभाव झलकता है इनकी चित्रशैली में। 1934 में अमृता शेरगिल पुनः भारत लौटी। भारतीय कला परंपरा में उनकी कभी खत्म न होने वाली कला यात्रा आरंभ हुई। मुगल लघु चित्र एवं अजंता के चित्रों से वह बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो गई थी। उनके बनाए चित्रों में पश्चिम चित्रण मानसिकता भी परिलक्षित होती है, यानी कि पश्चिमी चित्रण भी उसमें देखने को मिलती है। उनके बनाए चित्रों में रंगों के प्रति उनकी गहरी संवेदना एवं आवेगों की तीव्रता के दर्शन को दिखाया गया है। भारत सरकार ने अमृता शेरगिल के बनाए चित्रों को राष्ट्रीय कला निधि घोषित किया है। राष्ट्रीय कला निधि घोषित किया है भारत सरकार ने। गैलरी ऑफ गार्डन आर्ट नई दिल्ली में संग्रहित किया है उनके अधिकांश चित्र को। उनके चित्रों को कहाँ पे संग्रहित किया गया है? गैलरी ऑफ आर्ट नई दिल्ली में संग्रहित किया गया है। इनकी बनाई गई चित्र फल बेचने वाला, 3 लड़कियों का समूह, पहाड़ी औरत, स्नानरत औरत, निद्रा उनके बनाए कुछ लोकप्रिय चित्र थे। ठीक है। अमृता का विवाह उनके एक हंगरियन रिश्तेदार डॉक्टर विक्टर एगन के साथ हुआ था। यानी कि डॉक्टर विक्टर एगन के साथ अमृता शेरगिल का विवाह हुआ था। कब? 1938 में। विवाह के उपरांत वे अपने पति के साथ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अपने पैतृक घर में रहने चली गई थी। यानी कि जब उनका डॉक्टर विक्टर एगन के साथ विवाह हुआ था 1938 में, तब वह कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रहने के लिए चली गई थी। पति पत्नी लाहौर चले गए। बाद में पति पत्नी लाहौर चले गए। 28 वर्ष की आयु में सन 1941 में अमृता शेरगिल का देहांत हो गया था। यानी कि 1941 में उनकी डेथ हो गई थी 28 वर्ष की उम्र में। हम अमृता शेरगिल की ये पिक्चर दुल्हन का श्रृंगार पढ़ेंगे। ठीक है। इसका शीर्षक देख लेते हैं, दुल्हन का श्रृंगार। माध्यम में कैनवास पर तेल रंग। चित्रकार कौन है? अमृता शेरगिल। काल 1937 ईस्वी में है। संग्रह कहाँ पर है इसका? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में है। माप है 144.5 × 86 सेंटीमीटर है। आइए इसका सामान्य विवरण देख लेते हैं। अमृता शेरगिल के बनाए चित्रों में बहुत विविधता है। स्त्री चरित्रों में उनकी विशेष रुचि है। उनका सदैव ही यह उद्देश्य रहा है कि उनके बनाए चित्र आत्मा को छू सकें। नारी आकृतियों की अवसादपूर्ण एवं शांत और दबी कुचली होने की भावना से भरी हुई है। यानी कि आप जानते हैं कि नारी किस तरह से कोमल स्वभाव की होती है, वह जल्दी से अपनी बातें किसी को भी नहीं बता पाती हैं। तो उसी प्रकार इन्होंने अपने चित्र में ये बताया है कि शांत और दबी कुचली होने की भावना से स्त्री को दिखाया गया है। दुल्हन का श्रृंगार नामक इस चित्र संयोजन में 5 नारी आकृतियाँ एवं 2 मिट्टी के बर्तन चित्रित किए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी नारियाँ हैं? 2215 टोटल 5 नारियाँ हैं और 2 मटके को दिखाया गया है। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। दुल्हन एवं दासियों के शरीर का गठन विरोधाभासी रंग संयोजन से किया गया है। हाथों की मुद्राओं से चित्र में एक लयात्मकता उत्पन्न होती है। दासी दुल्हन के बाल संवार रही है, दूसरी हाथ में प्याला लिए हुए हैं। आप यहाँ पे अच्छी तरह से देख सकते हैं किस तरह से हाथ में प्याला लिए हुए हैं। एक दासी बालों को संवार रही है और 2 बैठे हुए हैं। ठीक है। दुल्हन की हथेलियाँ लाल रंग से भरी हुई हैं। दासी द्वारा पहना हुआ गोल बिंदु पैटर्न से सजा ब्लाउज इस चित्र का अनूठा हिस्सा है। इस चित्र में लाल, गुलाबी, हरा, सफ़ेद, पीला, धूसर बैंगनी रंग प्रयुक्त किया गया है। इस चित्र में संतुलन समझता के दर्शन होते हैं। चित्र में अजंता से मिले चित्रों एवं राजपूत चित्रों का प्रभाव परिलक्षित है। यानी कि राजपूत से भी ये प्रभावित है। यहाँ पर यूरोपियन तकनीक को अजंता शैली से मिलाकर चित्रांकन किया गया है। इस चित्र पर चित्रकार पॉल गॉगिन के प्रसिद्ध चित्र ताहितियन वुमन का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। पॉल गॉगिन के प्रसिद्ध चित्र ताहितियन वुमन का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। तो ये थी हमारी अमृता शेरगिल की पिक्चर्स के बारे में हमने पढ़ा, किस तरह से उन्होंने रंगों का प्रयोग किया। 5 दासियाँ बैठी हुई हैं और एक लड़की जो 5 दासियाँ हैं जो दुल्हन का श्रृंगार
कर रही हैं। पाठगत प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। इसके क्वेश्चन 1 है, अमृता शेरगिल के जन्म स्थान का क्या नाम था? तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में उनका जन्म हुआ था। सेकंड है, अमृता शेरगिल का बचपन कहाँ बीता था? हंगरी के गांव में बचपन के आरंभिक दिन बीते थे। उसके बाद फिर वह इंडिया में आ गई थी, शिमला में रहने लगी थी। क्वेश्चन 3 है, अमृता शेरगिल के बनाए 3 प्रसिद्ध चित्रों के नाम लिखिए। तो हिल वुमेन, वुमेन एट वॉच, स्लीप, ये सब क्या है? इनके द्वारा बनाए गए चित्र हैं। क्वेश्चन 4 है, दुल्हन का श्रृंगार चित्र का माध्यम क्या है? कैनवास पर तेल रंग, ये इनके चित्र का माध्यम है। अब हम अपनी 5वीं चित्र के बारे में पढ़ेंगे। एम एफ हुसैन जी के बारे में, जो बहुत प्रसिद्ध चित्रकार थे। एम एफ हुसैन प्रसिद्ध समकालीन चित्रकारों में से एक हैं। बुनियादी सूचना देख लेते हैं इसकी। मकबूल फ़िदा हुसैन का जन्म 17 सितंबर 1915 को महाराष्ट्र के पंढरपुर में हुआ था। एम एफ हुसैन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। एम एफ का फुल फॉर्म है मकबूल फ़िदा। मकबूल फ़िदा हुसैन का जन्म 17 सितंबर 1915 को हुआ था। कब हुआ था? 17 सितंबर 1915 को महाराष्ट्र के पंढरपुर में हुआ था। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तर पर वे भारत के बहुत लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध चित्रकार थे। हुसैन सन 1935 में मुंबई चले गए और वहां सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला ले लिया था। 1935 में कहाँ पे चले गए थे? जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला ले लिया था। उन्होंने चित्रकार के रूप में अपना जीवन सिनेमा होर्डिंग पेंटर के रूप में आरंभ किया था। चित्रकार के रूप में जीवन सिनेमा होर्डिंग पेंटर के रूप में आरंभ किया था। अब 1940 में क्या हुआ था वो देखते हैं। 1940 तक आते आते उनके बनाए चित्रों को प्रतिष्ठा मिलने लगी थी। 1947 में वह प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप में सम्मानित हो गए थे। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, इसे पहले मैंने पढ़ाया था ना, जो कोलकाता में थी, हाँ, उसमें ये शामिल हो गए थे। हुसैन ने कई विषयों पर चित्र श्रृंखलाएं बनाई। इनमें ब्रिटिश राज, अनेक बड़े शहर जैसे कोलकाता, बनारस, रोम, बीजिंग, महाकाव्यों पर जैसे महाभारत, रामायण, मदर टेरेसा एवं पूरी श्रृंखला सम्मिलित है। तो इन सभी विषयों पर इन्होंने चित्र बनाए थे। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। जीवन के अंतिम वर्षों में उन्हें फिल्में बनाई और निर्देशित किया, यानी कि उन्होंने फिल्में भी बनाई थी। उनकी बनाई फिल्मों में गजगामिनी और एयरटेल ऑफ 3 सीज शामिल हैं। अगर आप इन पिक्चर्स को देखना चाहते हैं तो देख लेना। उनकी बनाई फिल्म थ्रू द आई ऑफ ए पेंटर बर्लिन फिल्म समारोह में प्रदर्शित भी की गई। उसे गोल्ड बियर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। गोल्ड बियर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया किसको? एम एफ हुसैन को। ये है इनकी पिक्चर्स। और पहले देख लेते हैं इनका निधन कब हुआ था। 9 जून 2011 को लंदन में दिल का दौरा पड़ने से उनका देहांत हो गया था, यानी कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। कब? 9 जून 2011 में लंदन में उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। ये है उनकी पिक्चर, जिसका नाम है नादस्वरम गणेशयम। नादस्वरम गणेशयम इसका नाम है। शीर्षक क्या है? नादस्वरम गणेशयम। माध्यम क्या है? कैनवास पर एक्रेलिक रंग। चित्रकार कौन है? एम एफ हुसैन। काल कौन सा? 2004 ईस्वी। संग्रह है निजी संग्रह। माप है 40.2 इंटू 54.8 सेंटीमीटर इसका माप है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हुसैन भारतीय समकालीन कला के प्रतीक थे। समकालीन कला के प्रतीक थे। चित्र स्वयं ही अपनी कहानी कहते हैं। उनके चित्रों में भारतीय मिथ को एवं आधुनिक जीवन का समन्वय है, यानी कि आधुनिक जीवन के बारे में भी वे बहुत कुछ कहते हैं। और उन्होंने बड़े परिश्रम और आत्म संयम से अपनी स्वतंत्र निजी शैली विकसित की। उन्होंने सरल गाढ़ी रेखाओं एवं चमकीले रंगों का भी प्रयोग किया। आप इस पिक्चर्स को देख के ही बता सकते हैं किस तरह से इसमें चमकीले, पीले, लाल रंगों का प्रयोग किया गया है। ठीक है। इस चित्र में 2 सिरे हैं वाले विभिन्न रंगों से भरपूर गणेश चित्रित किए गए हैं। प्रत्येक मुख में एक दांत है। प्रत्येक मुख में एक दांत है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार, हाँ, प्रत्येक मुख में, यानी ये 2 मुंह है जिसमें दांत को दिखाया गया है। ठीक है। उसके बाद आते हैं, एक हाथ में वाद्य यंत्र बजा रहे हैं तथा दूसरे हाथ में पीले रंग का मोदक संभवतः चंद्र उछाल रहे हैं। उनकी एक भुजा पीले रंग से तो दूसरी लाल रंग से रंगी गई है। बहुरंगी पृष्ठभूमि में लाल, भूरा, स्लेटी, पीला, काला रंग बनाया गया है। गणेश की धोती का रंग सफ़ेद है। भारतीय ढंग से चित्रित किया गया है। गहरे रंगों का प्रयोग किया गया है। बेधड़क तुलिका संघात हुसैन की चित्रण विशेषताएं
है ये, ठीक है, जो उन्हें अन्य चित्रकारों से अलग करती है। चित्र के अग्रभाग पृष्ठभाग की चित्रण शैली को देखकर प्रसिद्ध यूरोपीय चित्रकार पॉल सीजेन के चित्रों की याद आती है। पॉल सीजेन को ही पेंटिंग हुआ करती थी, जो यूरोपीय चित्रकार उन्हें याद करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी पिक्चर जिसमें गणेश जी को दिखाया गया है, उनके 2 सर को दिखाया गया है। एक हाथ से वे चांद को उछाल रहे हैं और एक हाथ में उन्होंने वाद्य यंत्र ले रखा है। उनकी धोती का कलर सफ़ेद है, ठीक है, और लाल येलो रंगों का और रेड रंगों का प्रयोग किया गया है। इसका बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा दिखाया गया है। तो ये थी इनकी फेमस पेंटिंग। आइए इसके कुछ पाठगत प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन 1 है, नादस्वरम गणेशयम चित्र के चित्रण का माध्यम क्या है? तो इसके चित्र का माध्यम है कैनवास पर एक्रेलिक रंग, ठीक है। सेकंड है, नादस्वरम गणेशयम में चित्रित वाद्य यंत्र का नाम क्या है? तो इसको बोला जाता है नाद। आप इसको याद रखेंगे, आपके क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 3 है, नादस्वरम गणेशयम में प्रयुक्त किए गए 5 रंगों के नाम लिखिए। लाल, कत्थई, स्लेटी, पीला, हरा एवं काला। तो ये थे हमारे पाठगत प्रश्न। आइए हम इसके 11.6 के हेब्बार के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारे समकालीन नए चित्रकार हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। समकालीन कलाकारों में से एक हैं के हेब्बार के योगदान के बारे में हम जानेंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। आपने आरंभिक वर्षों में जिसे उनका केरल काल भी कहा जाता है, के हेब्बार को आरंभिक वर्षों में केरल काल भी कहा जाता है। यह आप मतलब याद रखेंगे कि केरल काल के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो के हेब्बार को जाना जाता है। उन्होंने केरल राज्य के भूदृश्य बड़ी संख्या में चित्रित किए हैं। उस समय हेब्बार प्रसिद्ध यूरोपियन चित्रकार पोलो गोगा और भारतीय चित्रकार अमृता शेरगिल से अत्यधिक प्रभावित थे, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा, अमृता शेरगिल के बारे में, ठीक है। तो वो पॉल गोगा और अमृता शेर से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। हेब्बार की चित्रण शैली प्रभाववादी एवं अभिव्यंजनवादी तकनीक का अद्भुत मिश्रण है। उन्हें गरीबी, भुखमरी एवं विनाश जैसे विषयों पर चित्र करने के लिए प्रेरित किया गया था। तो ये सब इनकी विशेषताएं हैं। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक से प्रभावित होकर चित्रित किया था। भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक से भी प्रभावित होकर उन्होंने चित्र बनाए थे। कथक तो आप जानते हैं कितना फेमस है ना। आइए इनके बारे में थोड़ा सा ऐसे ही जान लेते हैं। ये काफ़ी डीप है तो हम डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। जन्म इनका हुआ था 1911 में कलकत्ता के उडुपी जिले के कन्निगिरी गांव में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? के हेब्बार का जन्म कब हुआ था? 1911 में कर्नाटक के उडुपी जिले के कन्निगेरी गांव में हुआ था। इनके काल को केरल काल के नाम से जाना जाता है। यूरोपियन चित्रकार पॉल गोगा और भारतीय चित्रकार जो थी अमृता शेरगिल से ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे। गरीबी, भुखमरी, विनाश जैसे विषय पर चित्र इन्होंने बनाए थे। नृत्य प्रदर्शनों का भी चित्रण इन्होंने किया था, जैसे कथक। अपनी चित्र शैली को समृद्ध बनाने के लिए देश के अनेक दौरे किए थे, यानी कि इन्होंने भी फॉरेन कंट्रीज़ में भी विज़िट किया था। उन्होंने केरल एवं महाराष्ट्र प्राचीन ऐतिहासिक गुफाओं में भी विज़िट किया था। फ्रेंड्स, इन्हें बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के द्वारा गोल्ड मेडलिस्ट से भी सम्मानित किया गया था। 85 वर्ष की आयु में हेब्बार का निधन सन 1996 में हो गया था। आइए इनकी पेंटिंग को देख लेते हैं। यह है इनकी पेंटिंग जिसका नाम है शीर्षक विहीन इसका नाम है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। शीर्षक विहीन। माध्यम क्या है? कागज पर। जल रंग। चित्रकार है के हेब्बार। काल है इसका 1938 ईस्वी। संग्रह क्या है? निजी संग्रह है ये। सामान्य विवरण देख लेते हैं। के हेब्बार उन चित्रकारों में से हैं जिनके चित्रों में भारतीय जीवन को दर्शाया गया है। उन्होंने अपने चित्रों में मानव आकृतियों को भारतीय रूप रंग से सजाया है। मानव आकृतियों को इस चित्र में उन्होंने केरल के तटीय नगर का चित्रण किया गया। इसमें अग्रभाग में मछुआरे एवं उनकी नावें दर्शाई गई है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से एक व्यक्ति दिख रहा है, नाव दिख रहा है ना। तो इसका दृश्य इन्होंने बनाया है और कलरफुल रंगों से भी इसे भरा है। तो तटीय नगर का चित्रण किया है। अग्रभाग में मछुआरे एवं उनकी नावें दर्शाई गई है तथा उनकी झोपड़ियाँ पृष्ठभूमि में चित्रित की गई हैं। सुबह की गतिविधियों की सरगर्मियों चित्र में दिखाई दे रही है। एक सही तटीय दृश्य दर्शाने के लिए धूसर, पीला, कत्थक, नारंगी, नीला, स्लेटी रंगों का प्रयोग किया गया है।
तुलिका की गहरी छटाओं के मध्य जल रंगों की पारदर्शिता देखते ही बनती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे घरों को भी दिखाया गया है। एक तटीय स्थान है ना, समुद्र का एक दृश्य है ये, जिसका नाम है शीर्षक विहीन, इसका शीर्षक है। तो फ्रेंड्स इस चित्र में यही सब दिखाया गया है। आइए हम अपने पाठांतर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 है इसका, उन भारतीय एवं विदेशी कलाकारों के नाम लिखिए जिन्होंने हेबार को सर्वाधिक प्रभावित किया। तो पॉल गोगा और अमृता शेरगिल हैं जिन्होंने के हेबार को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया था। सेकंड है, हेबार का निधन किस आयु में हुआ था? तो 85 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। थर्ड है, हेबार ने शीर्षक विहीन चित्र में किन किन रंगों का प्रयोग किया था? तो पीला, कत्थई, नारंगी, नीला एवं स्लेटी रंगों का प्रयोग किया था। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आइए हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा। आपने क्या सीखा? समकालीन कला एवं कलाकारों के बारे में हमने सीखा है, जिसमें हमारे कला हैं और कलाकार हैं। कलाकार में हमने राजा रवि वर्मा जी की कला के बारे में पढ़ा था, जिन्होंने सुभद्रा हरण की पिक्चर बनाई थी, हमने उसके बारे में जाना। सेकंड हमारा है यात्रा का अंत। यात्रा के अंत में हमने ऊँट की पिक्चर देखी थी ना, ऊँट की पिक्चर देखी थी जिसको बनाया था अवनींद्रनाथ टैगोर, जो पश्चिम बंगाल के थे। माँ और बच्चा, इसके मदर एंड चाइल्ड भी पिक्चर हमने पढ़ा था ना, जो जामिनी राय ने बनाया था, पश्चिम बंगाल के थे। दुल्हन का श्रृंगार अमृता शेरगिल ने बनाया था, इसके बारे में हमने पढ़ा। नंदस्वरम गणेशयम, इसको भी हमने पढ़ा था, M.F. हुसैन ने महाराष्ट्र में बनाया था। शीर्षक विहीन अभी जस्ट हमने पढ़ा, के हेबार द्वारा बनाया गया था, है ना। तो ये सब थे फ्रेंड्स, ये था हमारा चैप्टर। आई नो कि चैप्टर काफ़ी लेंदी हो गया है, क्योंकि इसमें हमने 1-2 नहीं बल्कि 6 कैरेक्टर्स के बारे में पढ़े हैं, 6 कलाकारों के बारे में हमने जाना है, इसलिए हमारा चैप्टर काफ़ी लेंदी हो गया है। एंड क्वेश्चन आंसर की वीडियो मैं आपको नेक्स्ट बना के फिर अपलोड करवा दूँगी। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारा चैप्टर और हमारी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ आई होगी। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर चैप्टर में कोई भी रिलेटेड मिस्टेक्स हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।